चलिए आज हम पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल, है ना। तो क्रेमर्स रूल ये जनरली आपका टोटली डिटर्मिनेंट से है, और ये क्रेमर्स रूल तभी अप्लाई होता है जब कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहता है ना। और इसमें आता है होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। तो क्रेमर्स रूल पढ़ने से पहले ये सारे जो टर्म्स होते हैं, जो ये टर्म इसमें काम आएंगे, इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल उसमें मौजूद होगा उसका पावर केवल और केवल वन ही होना चाहिए, इससे न कम न इससे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लो 2x + 3y और +5 = 0। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है, x से अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये आपका बराबर का साइन इसमें दिया हुआ है। ये बराबर के बाद कुछ भी टर्म हो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर का साइन रहता है तो इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो वेरिएबल मौजूद है इसका पावर 1 होने की वजह से ये इक्वेशन जो दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन आपका क्लियर हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन दो तरीके के इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना। क्या चीज़, एक आता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस, है ना। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक ना। और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ से लिख लेते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, पहले वाले में फर्स्ट ये है, ये सेकंड है। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन आपका दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे मान लो 2x + 3y + 5z, और यहाँ पर बराबर के बाद अगर ज़ीरो दे दिया जाए, क्या चीज़, ज़ीरो, यानी कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं हो, ज़ीरो हो। देख लो यहाँ पर x के साथ वेरिएबल कितना है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसके साथ ये उसका कोफिशिएंट है, z भी वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ कुछ है नहीं, 2 3 4 5 नहीं है ना। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए वेरिएबल वाला टर्म और उसके बाद बराबर में ज़ीरो हो, तो इस तरीके का लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है। नॉन होमोजीनियस क्या होता है कि यही इक्वेशन दिया रहेगा 5z = यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर हो रहा है। क्या हो गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म देख लो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 3 4 5 समथिंग, ये सेपरेट में कुछ भी नहीं है, ये एक साइड रहेगा, बराबर के बाद ज़ीरो रहना चाहिए तो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। और ये जो है जो कि कांस्टेंट टर्म हो बराबर के बाद, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इस तरीके का लीनियर इक्वेशन आपका कहलाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यही लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं, अब लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इस तरीके के बहुत सारे लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, तब इसको मैं क्या बोलूँगा कि लीनियर इक्वेशन तो है ही, अब ये एक सिस्टम हो गया, है ना। तो इसका हम नाम देते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये a1x + b1y + c1z = d1, है ना। देख लो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ये राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ, ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ, ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ। तब इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को हम एक अलग तरीका से नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बात आती है कि जब इस तरीके का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, तब हम कैसे पहचानेंगे
कि ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ कि नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ, है ना। तब यहाँ हम क्या करेंगे, इसके तरफ हम ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे, बराबर के बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर d1 d2 और d3 ये सब का सब ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी इसका भी वैल्यू ज़ीरो, इसका भी वैल्यू ज़ीरो, d3 का भी वैल्यू ज़ीरो, अगर सबका वैल्यू ज़ीरो होता है तब ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कहलाएगा ये कहलाएगा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में कैटेगराइज करना है तो आपको ये कांस्टेंट टर्म को देखना है कि d1 d2 d3 इसका वैल्यू क्या है। अगर तीनों का तीनों ज़ीरो है तो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेकिन इस तीनों में से कोई एक भी ज़ीरो नहीं हो, समझिए बात को सही तरीके से, इस तीनों में से कोई एक भी ज़ीरो नहीं हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए कंडीशन हो गया कि या तो d1 ठीक ना ज़ीरो हो, d2 ज़ीरो हो, लेकिन d3 आपका ज़ीरो नहीं हो। मतलब क्या हुआ कि इस तीनों में से कोई एक ज़ीरो नहीं हो तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। सपोज़ पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये d1 आपका ज़ीरो हुआ, d2 आपका ज़ीरो नहीं है, d3 आपका ज़ीरो है ना। या ये हो सकता है कि तीनों का तीनों, जैसे d1 का वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, d2 का वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, d3 का वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, इस तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है या कोई एक ज़ीरो नहीं है, तब इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज़ हमने क्या, इस पर देख लेते हैं, जैसे हम d1 की जगह पर क्या कर लेते हैं कि d1 की जगह पर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर जीरो, तो ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीनों का तीनों जीरो होने की वजह से ये क्या हो गया, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ से अगर कोई एक भी, जैसे मान लो तीसरा ही इक्वेशन, कोई एक भी ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ तो नॉन होमोजीनियस। समझ में रहा ना। मान लो यहाँ आपका 5 रहा, यहाँ आपका 7 रहा या 6 रहा, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं, ये ज़ीरो नहीं, इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लेकिन थोड़ा बारीकी से इसको समझना है कि नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट क्या है। तो ये बराबर के बाद वाला जो कांस्टेंट टर्म की जगह है, यहाँ पर कोई एक ज़ीरो के बराबर नहीं हो तो उस तरीके का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। देखना है सही तरीके से, इसको समझ लो। अब ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आइदर होमोजीनियस होगा आइदर नॉन होमोजीनियस होगा। तो ये इक्वेशन दे दिया गया है, तो इस देने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, इसका वैल्यू निकालना रहता है। तो इस तरीके के लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए तब इसको, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसको निकालने का इस चैप्टर से रिलेटेड 2 मेथड है। पहला मेथड जो है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालते हैं, यही सवाल है, डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालेंगे, और दूसरा मैट्रिक्स के हेल्प से निकालेंगे। याद रखना है ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पास 2 कंसेप्ट है, एक तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालो, दूसरा मैट्रिक्स के हेल्प से। तो हम सबसे पहले वाली की बात करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकाला जाता है उसको हम लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल, जो हम टॉपिक दिए क्रेमर्स रूल।
तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालेंगे तो क्रेमर्स रूल, जब मैट्रिक्स के हेल्प से निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ताकि वहाँ पर डिटेल हो। पहले हम इसकी बात करेंगे। याद रखना है कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसको फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तो उस रूल को हम लोग क्रेमर्स रूल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब क्रेमर्स रूल जो है यहाँ से उसके क्रेमर्स रूल को फॉलो करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है कि क्रेमर्स रूल हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो क्रेमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म आता है डेल्टा, ठीक ना। तो पहले डेल्टा निकालेंगे, इसके बाद इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल है तो एक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये जितने वेरिएबल होते हैं उतने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के नाम से उसका वैल्यू निकाला जाता है। अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 किस तरीके से निकलेगा उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टर्म होता है डेल्टा। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेमर्स रूल फॉलो होगा यानी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो डेल्टा का जब भी वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि ये डिटर्मिनेंट के हेल्प से बनाना रहता है तो यहाँ से इस तरीके से डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे और ये बराबर के बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसको छुपा लेंगे। छुपा लेने के बाद जो टर्म का वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम लिखते हैं। देखो x का x ये है, x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a1, a2, a3 है। तो इसको वर्टिकली हम इसी तरीके से लिख देंगे a1, a2, a3। y का हम y को बंद कर लेंगे तो यहाँ b1, b2, b3, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर b1, b2, b3। सिमिलरली z है तो z के कोफिशिएंट जो है उसको हम वर्टिकल लिख देंगे c1, c2 और c3, यही कहलाएगा डेल्टा। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले टर्म है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं डेल्टा 1 का कि डेल्टा 1 किस तरीके से निकलेगा। तो डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे, अब देख लो डेल्टा 1 का मतलब ये हुआ कि पहला वेरिएबल, ये पहले वेरिएबल का टोटल जगह हटा दीजिए, ठीक ना, इसको डिलीट कर दीजिए। जब हम डेल्टा 1 की बात करेंगे तो x की बात करेंगे, डेल्टा 2 का मतलब y की बात करेंगे, डेल्टा 3 का मतलब z की बात करेंगे, है ना। तो जैसे डेल्टा 1 की हम बात करेंगे तो x वाला ये टोटल मिटा देंगे और इसकी जगह पर ये जो कांस्टेंट टर्म d1, d2, d3 है इसको ला करके यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दो d1, d2, d3, इसको हम हटा दिया। इसको हम नहीं हटाएंगे, ये वाला जैसे है वैसे रख देंगे b1, b2, b3, यहाँ से c1, c2, c3। ये आपका डेल्टा 1 का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली डेल्टा 2 का वैल्यू मुझे निकालना होगा तो डेल्टा 2 के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा 2 का मतलब y है ना, तो y वाला, ये y वाला वर्टिकल जो है इस तरीके से इक्वेशन में इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पर ये d1, d2, d3 ला करके रख दीजिए, है ना। तो यहाँ से आपका पहले से a1, a2, a3, डेल्टा 2 है तो y की जगह हटेगा और y की जगह पर आपका d1, d2, d3 आ जाएगा। यहाँ से आपका c1, c2, c3। क्लियर हो गया। अब डेल्टा 3 की हम बात करेंगे तो डेल्टा 3 का मतलब क्या हो गया, डेल्टा 3 का मतलब कि z वाला, तो z वाला ये कॉलम इस तरीके से इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर ये d1, d2, d3 को लेकर के आ जाएंगे। तो ये आपका a1, a2, a3, b1, b2, b3 और ये d1, d2 और d3, ये आपका टोटल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकल गया। अब ये जैसे निकल गया इसके बाद हम क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा ना, क्योंकि डेल्टा है तो डेल्टा ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आ गया, डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल लेंगे। डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 इस फॉर्म में आ गया तो इसका भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 टोटल का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब बात आती है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा, है ना। तो हम यहाँ से क्रेमर्स रूल के हेल्प से, ये क्रेमर्स रूल तभी अप्लाई होता है
जब डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो, यानी ये जो पहला वाला है ना, ये अगर ज़ीरो के बराबर आ गया तो इसमें से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, है ना। हम आगे कंडीशन बताएंगे कि निकलेगा तो इनफाइनाइट निकलेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट आता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो बन रहा है, पार्ट 2 हम बनाएंगे तो उसमें कंडीशन। लेकिन क्रेमर्स रूल यहाँ पर आपको याद रखना है कि डेल्टा का वैल्यू जैसे ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ तभी हम इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो क्रेमर्स रूल उधर हम अप्लाई नहीं करेंगे। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेमर्स रूल कब अप्लाई होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ से। तो देख लेना, जहाँ पर भी डेल्टा का वैल्यू नॉट इजकल टू ज़ीरो हो उसी को क्लिक करना। क्लियर हो गया। अब डेल्टा नॉट इजकल टू ज़ीरो पहला कंडीशन, तो कहोगे कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करना, डेल्टा 1 बाई डेल्टा कर देना। तो यहाँ से डेल्टा 1 का वैल्यू निकला हुआ रहेगा, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकला हुआ रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देना तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली y का वैल्यू निकालना होगा तो डेल्टा 2 बाई डेल्टा कर देना है ना। और इस तरीके से आपका z का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 3 बाई डेल्टा करके निकाल देना। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी दिया रहेगा उसमें का इन्वॉल्व्ड वेरिएबल जो होगा उसका वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्रेमर्स रूल के हिसाब से इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो एक्स एंड वाई यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो अपने को याद रखना है कि क्रेमर्स रूल अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ किस मेथड पे, डिटर्मिनेंट के मेथड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या चीज़, डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा निकालेंगे तो ये दो इक्वेशन है तो 2/2 में बनेगा, है ना। 2/2 में किस तरह बनेगा, यहाँ से हम लिख देंगे 2, यहाँ से लिख देंगे -5, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 7। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 और ये हो जाएगा प्लस ये 15, ये कितना हो जाएगा 29। और 29 ज़ीरो के बराबर नहीं है। जब ज़ीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब कि क्रेमर्स रूल अप्लाई होगा। अगर ज़ीरो के बराबर हो जाता तो क्रेमर्स रूल हम अप्लाई नहीं करते। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम दिमाग में फिट रखिएगा। ये 29 है, नॉट इजकल टू ज़ीरो मतलब क्रेमर्स रूल अप्लाई होगा। तो हम डेल्टा 1 निकालेंगे। तो डेल्टा 1 निकालेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि पहला ये जो है x वाला कोफिशिएंट ये हट जाएगा और इसकी जगह पर इधर से बराबर के बदला जो कांस्टेंट टर्म है ये वर्टिकली ऐसे उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 17, यहाँ से -18 ये हो जाएगा। ये आपका वैसे ही के वैसे ही रहेगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो 17 × 7 करेंगे तो 119 और ये फिर माइनस प्लस फिर तो माइनस ही हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 90। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 29 हो गया। क्लियर। अब इस तरीके से मुझे डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से। तो डेल्टा 2 का मतलब y, ये y वाले जगह को क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसकी जगह पर ये कांस्टेंट पार्ट जो है इसको ला करके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये 2, 3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आ गया 17, यहाँ पर आ गया -18। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 51। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -87। ये निकल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो x का वैल्यू निकालना है तो बाई क्रेमर्स रूल, है ना। क्रेमर्स रूल से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ हम x = लिखेंगे डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा 1 का वैल्यू, हाँ डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है 29 और डेल्टा का ये वैल्यू कितना है 29। आंसर कितना आ गया 1। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 2 और बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है -87 बाई 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3 के बराबर। इसलिए हम कहेंगे कि x का वैल्यू 1 होगा
और y का वैल्यू -3 होगा। वैसे ही सवाल को हम नॉर्मली सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में स्पेशली इसको बोलेगा कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको क्रेमर्स रूल के हिसाब से इसमें से जो वेरिएबल है x एंड y उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस स्टेप के हिसाब से हम लेकर के चलेंगे तो आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें तीन इक्वेशन इन्वॉल्व हो, है ना। x y z यानी 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन भी है। जब एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाए तो इसको लीनियर्स मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन से नाम देते हैं। वेरी पावर 1 होने की वजह से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल देंगे इसको, है ना। ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है इससे कुछ लेना देना फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि दूसरा हम टॉपिक पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल करेंगे कि उसका क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक किस लिए है ना। फिलहाल अभी ये चीज़ देखना है कि इसमें एक्स वाई जेड है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल यानी डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे डेल्टा निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रेमर्स रूल तभी अप्लाई होता है जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हो। डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्रेमर्स रूल अप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा निकालने के लिए ये चीज़ आपको करना पड़ेगा जो हमने बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये राइट साइड का जो भी कांस्टेंट पार्ट है इसको हटा देंगे और ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है इसको लिख देंगे। तो यही आपका डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। ये 5, ये 2, अगेन 5 है, यहाँ -1, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है 4, ये 5 और ये 6। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे या किसी भी के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर मेरा उतना ही आएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हम क्या कर देंगे, ये 18 और प्लस ये 10 हो जाएगा और ये +1 चूँकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना 12 -25 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -4 और ये -15। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 51। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अपने को डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट जो एक्स वाला पार्ट है ये एक्स वाला कॉलम हट जाएगा और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट पार्ट था यहाँ पर आके शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 5, 2, -1, ये -1, 3 और -2, ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट इसी तरीके से निकाल लेना है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट के एलोंग आप एक्सपेंड कर दो, 18 + 10, फिर यहाँ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 + 5 और ये हो जाएगा 4 -4 और प्लस कितना 3 हो जाएगा, ये ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 153। क्लियर, ये 153 हो गया। सिमिलरली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 इसी तरीके से निकालेंगे। डेल्टा 2 का मतलब क्या, वाई वाला जो ये पार्ट है ये हट जाएगा और यहाँ पर ये टोटल आके शिफ्ट कर जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, वाई की जगह पर लेकर का ये 5, 2 और ये -1, ये तो वैसे ही रहेगा 4, 5, 6। इसका भी मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट के लॉन्ग ही निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 5, 12 प्लस कितना 5 -5, ये 12 -25 + 4 -2 -10, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह ये, तो ये हो जाएगा आपका -12, ये हो जाएगा आपका टोटल 102 के बराबर। 102 हो गया। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब डेल्टा 3 निकाल लिया जाए। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 निकालेंगे, इसका मतलब कि z की जगह पर d1, d2, d3 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से ये रहेगा 5,
ये 2 और ये 5, ये -1 3 2, यहाँ z की जगह पर ये d1 d2 d3 का वैल्यू शिफ्ट कर जाएगा। इसका भी मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट के लॉन्ग आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3 + 4, है ना, -3 + 4, फिर कितना हो जाएगा +1 -2 -10 और ये +5 और ये -4 और -15। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा -102 के बराबर, है ना। जैसे ये 102 के बराबर हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम अप्लाई करेंगे क्रेमर्स रूल। बाई क्रेमर्स रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू Δ1/Δ, तो Δ1 का वैल्यू कितना आया था आपका 153, तो 153 और डेल्टा का वैल्यू कितना 51, आंसर कितना हो जाएगा 3 के बराबर। इसी तरीके से y का वैल्यू Δ2/Δ, तो Δ2 का वैल्यू कितना आया था 102/51, कितना 2, और इसी तरीके से z का वैल्यू आपको निकालना है, तो Δ3/Δ, तो Δ3 का वैल्यू कितना है -102/51, कितना हो जाएगा -2 के बराबर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x y z का वैल्यू ये आएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -2। तो इस तरीके से जो भी सवाल दिए जाएंगे हम आसानी से बना लेंगे। बस डेल्टा आप सही से निकालना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्रेमर्स रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 51 जो है ये 51 0 के बराबर नहीं आया था, तो क्रेमर रूल अप्लाई होगा, तो Δ1 निकाल देंगे, Δ2 Δ3 निकाल देंगे, उसके बाद Δ1 Δ2 3 जैसे निकल गया, इसके बाद क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम पार्ट 2 जो देखेंगे उसमें आपका हम कंडीशन दिखाएंगे कि अगर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस रहेगा तो किस तरीके से सवाल होंगे, तो उसमें आपका आता है कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी, इस तरीके से बहुत सारे हैं, वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। पहले इसको क्लियर करते हैं। ओके।